परी के जादुई सोने के बाल। अरे वाह, जरा देखो तो मेरी प्यारी बेटी इस चोटी में एकदम परी लग रही है। सुषमा ऐसा कह रही होती है कि तभी कविता हाथों में कंघी लिए अंदर आई। माँ, मेरे बाल बना दो ना। अरे वाह बरखा, तेरी चोटी कितनी सुंदर लग रही है। माँ, मेरी भी बालों की चोटी बरखा के जैसे बना दो ना। इस बात पर बरखा बहुत चिढ़ जाती है और बरखा को धक्का दे देती है और उसे बहुत सुनाती है। नहीं, मेरी माँ तुझ जैसी काली कलूटी के बाल नहीं बनाएगी। चल भाग यहाँ से। सुना नहीं तूने मेरी बेटी ने क्या कहा? चल भाग यहाँ से। अपने लिए सुषमा का ऐसा सोतेलापन देखकर कविता की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी ओम प्रकाश कविता के आंसू पोंछते हुए कहता है, ऐसे रोते नहीं कविता बिटिया, चल तेरे बाबूजी आज तेरे बाल बनाएंगे। ऐसा कहकर ओम प्रकाश अपनी बेटी कविता के बाल बना देता है। लो, बन गई मेरी बिटिया के सुंदर बाल। देखो तो कितनी सुंदर लग रही हो। बाबूजी, अगर मैं सुंदर हूँ तो माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? कभी मुझे अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती और न ही कभी मेरे बाल बनाती है। माँ कहती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। क्या सच में ऐसा है? अपनी 6 साल की बेटी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर ओम प्रकाश मन ही मन कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरी बच्ची कि तुझे जन्म देते वक्त ही तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। इसलिए मैंने ये दूसरी शादी की ताकि तुझे माँ मिल सके। मगर ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कुछ सालों पहले ओम प्रकाश की शादी सावित्री से हुई थी और सावित्री की गर्भवती होने के बाद से ओम प्रकाश बहुत खुश था। मगर कविता को जन्म देते वक्त ही सावित्री की मौत हो जाती है। ऐसे में ओम प्रकाश सुषमा से दूसरी शादी करता है। मगर कविता का काला रंग देखकर सुषमा उसे नहीं अपनाती और कुछ समय बाद वो एक गोरी सुंदर बेटी को जन्म देती है और अपना सारा प्यार बरखा पर लौटाती है। बेचारी मासूम सी कविता इसी फर्क के साथ 6 साल की हो चुकी है। एक दिन सुषमा कविता से कहती है, अरे ओ काली तंदूर, जा मेरे लिए चाय बना कर ला। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है माँ, मैं चाय अभी बना कर लाई। कविता जल्दी से चाय बना कर ले आती है। तभी बरखा जानबूझकर जमीन पर अपना पैर अड़ा देती है, जिससे थोड़ी सी चाय छलककर बरखा के बालों पर गिर जाती है। इस पर बरखा झूठ मूठ में रोने लगती है। माँ देखो ना, इस काली कलोटे ने जानबूझकर मेरे बाल जला दिए क्योंकि ये मेरी सुंदरता से जलती है। नहीं माँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई। सुषमा कविता की एक नहीं सुनती और उसके बाल नोचने लगती है। अरे काली कलूटी, अपनी माँ को तो खा गई और अब मेरी बेटी की सुंदरता बिगाड़ने पर तुली है। आज मैं तेरे ये सारे लंबे बाल नोच डालूंगी। मेरे बाल मत नोचो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। इतने में ओम प्रकाश कमरे में आकर कविता को बचाता है। अरे सुषमा, कैसी माँ हो तुम? एक वो यशोदा थी जिसने कृष्ण को अपने कोख से जन्म नहीं दिया था, फिर भी उसने कृष्णा पर अपनी सारी की सारी ममता लुटा दी। और एक तुम हो जो मेरी फूल से बच्ची के साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रही हो। हाँ, ये काली कलोटी इसी लायक है। मेरा बस चले तो मैं इसे जहर देकर मार डालूं। सुषमा की ऐसी जहर भरी बातें ओम प्रकाश के दिल में बैठ जाती है और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। ऐसे में कविता पूरी तरह टूट जाती है और वो अपने ही घर में अपनी सौतेली माँ और बहन की नौकर बनकर रह जाती है। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। अब कविता के बाल बचपन से भी ज्यादा लंबे और घने हो जाते हैं। वहीं बरखा के बाल झाड़ू जैसे पतले हो जाते हैं। सुन काली मनहूस, ये गंदे कपड़े जल्दी ही धुल जाने चाहिए और बर्तन भी। उसके बाद ही तुझे कुछ खाने को मिलेगा, समझी? कविता को हर दिन खाने में अपनी गोरी बहन बरखा का छोड़ा हुआ झूठा खाना या फिर रात की बची बासी रोटी खाने को मिलती। लेकिन कविता अपने हिस्से की बासी रोटी भी हर दिन दोपहर में अपने दरवाजे पर आने वाली बूढ़ी अम्मा के साथ चोरी छुपे बांट कर खाती। अम्मा आप आ गई, ये लीजिए आपके खाने की थाली। बेटी, तुम हर रोज अपने हिस्से का खाना मुझे खिला देती हो और खुद आधा पेट खाती हो। क्या हुआ अम्मा, वैसे भी आपसे बांटकर खाना मुझे अच्छा लगता है। इतने में सुषमा और बरखा घर आ जाती है। ऐसे में बरखा चालाकी दिखाते हुए कहती है,
आज मौका मिला है इस काली कलूटी से बदला लेने का। अच्छा अम्मा, आप यहाँ से चली जाओ, मैं आपसे कल मिलूंगी। देखो देखो माँ, ये काली कलूटी हमारे ना रहने पर घर का खाना भूखे नंगों को खिलाती है। क्यों रे काली खानदान, घर का राशन क्या फ्री फंड में आता है? तेरे माँ बाप तो मर गए, मगर तेरा बोझ मेरी छाती पर छोड़ गए। आज मैं तुझे बताती हूँ। माँ मेरे बाल छोड़ दो, दर्द हो रहा है। माँ मैं तो कहती हूँ आज इस कल्लू को गंजा कर दो। नहीं नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। दोनों माँ बेटी मिलकर कविता के सारे बाल काटकर उसे गंजा बना देती है और घर से भी निकाल देती है। ऐसे में कविता आंखों में आंसू लिए जंगल में चली जाती है। तभी रात हो जाती है और वहीं बूढ़ी अम्मा, जिसे कविता हर रोज खाना खिलाया करती थी, उसके पास आती है। चुप हो जा बेटी। अम्मा आप यहाँ? अम्मा मैं जीना नहीं चाहती। मेरी सौतेली माँ और बहन ने मेरे सारे बाल काट दिए। फिर जैसे ही बूढ़ी औरत कविता के सर पर हाथ फेरती है, कविता के गंजे सिर पर लंबे घने सोने के बाल उग आते हैं। अम्मा ये आपने कैसे किया? इतने में बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल जाती है। कविता, मैं एक परी हूँ और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं रोज तुम्हारे पास आती थी। मगर अब मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई सोने के बाल देकर जा रही हूँ। इसे तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और कविता सोने के बालों का जादू आजमाती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है। ए जादुई बाल, मुझे खाना दो। इतना कहते ही कविता के जादुई सोने के बाल चमकने लगते हैं और खाने से भरी थाली उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, उस परी के दिए हुए जादुई सोने के बाल ने तो कमाल कर दिया। रात भर जंगल में रहने के बाद सुबह कविता वापस घर लौट ही रही थी। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी कविता से मदद मांगने लगता है। भगवान के लिए मुझ गरीब की मदद करो। मेरी पत्नी को कैंसर है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। दया करके कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सड़क किनारे उस आदमी की बीमार पड़ी पत्नी को देखकर कविता को उस पर दया आ जाती है। वो अपने सोने के बालों से उनकी मदद करती है। ए मेरे जादुई सोने के बाल, मेरी मदद करो। इसी के साथ एक बार फिर जादुई सोने के लंबे बाल चमकने लगते हैं और उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे गिरने लगते हैं। ये लो काका, इससे आप अम्मा का इलाज करवा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। इसी तरह कविता और भी गरीब लोगों की मदद करती है और उसके बाद घर आ जाती है, जहां बरखा अपनी माँ सुषमा पर चिल्ला रही होती है। किसने कहा था ये कोयले की खदान को घर से निकालने को? अब जल्दी जल्दी सफाई करो। अभी रसोई में गंदे बर्तन भी पड़े हैं, वो भी तुम्हें ही धोने हैं। मेरी प्यारी माँ। बरखा, ये तुम माँ के साथ कैसे व्यवहार कर रही हो? उठो माँ। कविता के मन में अपने लिए इतना प्यार भरा देखकर सुषमा की आंखें भर आती है। वहीं कविता के सोने के बाल देखकर बरखा मन ही मन कहती है, इस कलूटी के सर पर सोने के बाल कैसे आए? मुझे पता लगाना होगा। ये जानने के लिए बरखा झूठे आंसू बहाने लगती है। कविता दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। कोई बात नहीं बरखा, जो हो गया सो हो गया, तुम मेरी छोटी बहन हो। मगर दीदी, आपके बाल सोने के कैसे हो गए? कविता अपनी माँ और सौतेली बहन को पूरी बात बताती है। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो अभी देखो। ए मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। ये कहते ही कविता के सोने के बाल चमकने लगते हैं और उसमें से सोने के सिक्के, पैसे, गहने निकलते हैं। ये देख दोनों माँ बेटी दंग रह जाती है। फिर रात में खा पीकर सो जाने के बाद बरखा कविता के कमरे में आकर उसके बालों को काटने लगती है। अपनी इस काली कलूटी बहन के जादुई बालों को काटकर मैं इसे अपने बालों में लगा लूंगी और फिर ये सुंदर सोने के बाल मेरे हो जाएंगे। बरखा जैसे ही कविता के बालों को काटने की कोशिश करती है, कैंची उछलकर उसके सारे बाल काटकर उसे ही गंजा कर देती है, जिससे वो चीख पड़ती है। और तभी सुषमा वहाँ आ जाती है और कविता भी उठ जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? नहीं नहीं, मैं गंजी नहीं हो सकती। मगर बरखा, तुम गंजी हुई कैसे? बरखा रो रो कर सारी बात बताती है।
तुम्हारे सोने के बाल देखकर मैं लालची हो गई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं गंजी हो जाऊंगी। तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए मेरे जादुई सोने के बाल, मेरी बहन के बालों को लौटा दो। कविता के सोने के बालों की चमक जैसी ही बरखा के गंजे सर पर पड़ती है, उसके बाल लौट आते हैं और गोरी घमंडी बरखा अब तक किए सभी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है। वहीं कविता अपनी जादुई सोने के बालों से आगे भी गरीब लोगों की भलाई करती है। जौनपुर गांव में कंचन नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए कंचन की मां लड़कियों का मेकअप करती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक ब्यूटी पार्लर खोल सके, इसलिए वो लड़कियों का मेकअप घर पर ही किया करती थी। कंचन अपनी मां से मेकअप करने का हुनर सीखा करती थी। फिर एक दिन कंचन की माँ बीमार पड़ जाती है और फिर कंचन की माँ दुर्गा बोलती है, बेटी लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे पता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैंने तुझे मेकअप करने का हुनर सिखा दिया है, उससे तू अपना गुजारा करना बेटी। हमारी ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत होती है। तू हमेशा अच्छाई की राह पर चलना और लालच में आकर कभी किसी को धोखा मत देना। हाँ माँ, आपकी बात हमेशा याद रखूंगी, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कंचन अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। तभी अचानक कंचन की माँ के प्राण छूट जाते हैं। इस तरह कंचन पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालती है। माँ के गुजरने के बाद कंचन लड़कियों का मेकअप शुरू कर देती है। फिर एक दिन पूजा नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, सुनो, कल मेरी शादी होने वाली है। मैं बहुत गरीब हूँ। शादी की तैयारी में सारे पैसे खर्च हो गए। मेरे पास मेकअप करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। मदद के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। प्लीज मेरा मेकअप कर दो। सुनो, तुम उदास मत हो, मैं मुफ्त में मेकअप कर दूंगी, क्योंकि गरीबी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आओ यहाँ बैठो। कंचन अपना मेकअप खोलकर देखने लगती है। अरे ये क्या, इसमें तो बहुत थोड़ा मेकअप बचा हुआ है। आज तो मुझे नंदिनी मैडम का मेकअप करना है। खैर कोई बात नहीं, पहले मैं इस लड़की का मेकअप कर देती हूँ। उसके बाद कंचन उस लड़की का बहुत अच्छा मेकअप कर देती है। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। इस बात से खुश होकर वो लड़की कंचन को गले लगा लेती है और कंचन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ नंदिनी मैडम आ जाती है। उस गाँव की सबसे अमीर औरत थी। चल जल्दी मेरा मेकअप कर। नंदिनी मैडम, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपका मेकअप नहीं कर पाऊंगी। किसी दूसरे पार्लर में जाकर आप अपना मेकअप करवा लीजिए। ये सुनते ही नंदिनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से से बोलती है, तुझे मैंने पहले ही कहा था आज मुझे मेकअप करवाना है, और तू मुझे बता रही है तेरे पास मेकअप नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, चल जल्दी मेरा मेकअप कर। मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मेरे पास एक गरीब लड़की आई थी। उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी आज शादी थी। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसका मेकअप कर दिया। ये देखिए, मेकअप का सामान खत्म हो गया है। तेरी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। नंदिनी अपने घर पर फोन करके नौकरों को बुला लेती है और नौकरों से कंचन का घर बुरी तरह तुड़वा देती है। अपने घर को टूटा हुआ देखकर कंचन जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। उस दुष्ट औरत ने मेरा घर तोड़कर बर्बाद कर दिया। अब तो मेरे पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा अब मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद कंचन एक बड़े से पेड़ के नीचे रहने लगती है। कुछ दिनों बाद कंचन के पास वही लड़की आती है जिसका उसने मुफ्त में मेकअप किया था और उसकी ये हालत देखकर बोलती है, कंचन, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कंचन रोते हुए अपने साथ बीती हुई बातें बता देती है। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खास तरह का मेकअप का बॉक्स लेकर आई हूँ। इसके अंदर अलग अलग रंग के जादुई अंडे हैं। इन अंडों से तुम किसी को भी खूबसूरत बना सकती हो। और हाँ, ये थोड़े पैसे रख लो, इससे तुम अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेना। इससे पहले कंचन उस लड़की का शुक्रिया अदा करती, वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। कंचन को कुछ समझ में नहीं आता।
उसके बाद कंचन उस लड़की के दिए गए पैसों से अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। थोड़ी देर बाद एक मीना नाम की औरत अपनी बेटी को लेकर वहाँ आती है और बोलती है, सुनो लड़की, वक्त से पहले ये अचानक मेरी बेटी के बाल सफेद हो गए हैं। इसका चेहरा देखो कितना बदसूरत बन गया है। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या तुम अपने मेकअप से इसको खूबसूरत बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसके बाद कंचन अपने जादुई मेकअप से जादुई अंडा निकालकर उस लड़की के सर पर फोड़ देती है और अगले ही पल उस अंडे की शक्ति से उस लड़की के सारे बाल सफेद से काले हो जाते हैं और साथ ही वो लड़की का चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और कंचन को मुंह मांगे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से कंचन जादुई अंडों की मदद से लड़कियों को खूबसूरत बनाकर अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन अचानक उस गांव में बहुत तेज भूकंप आता है। लोगों के घर बुरी तरह टूटकर बर्बाद हो जाते हैं। लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता। एक तरफ नंदिनी का घर बहुत बड़ा और मजबूत था। भूकंप का उस घर पर कोई असर नहीं होता। सभी लोग उस घमंडी नंदिनी के घर पर मदद मांगने जाते हैं, लेकिन नंदिनी सभी लोगों को डांट कर भगा देती है। कंचन को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सभी लोगों को अपने पास बुलाकर मुफ्त का खाना खिलाती है। लेकिन कुछ दिनों में कंचन के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मेरे पास तो सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं गांव वालों को खाना कैसे खिलाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी कंचन के सामने अचानक से वही लड़की प्रकट होती है। चिंता मत करो कंचन, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। उस दिन तुम अचानक गायब हो गई थी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। अगले ही पल वो लड़की एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। मैं परी लोग की परी हूँ। मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत ही ईमानदार और सच्ची लड़की हो। तुमने निस्वार्थ भावना से सबकी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को जादुई ब्यूटी पार्लर के रूप में बदल रही हूँ। लोगों का मेकअप करने के साथ साथ तुम लोगों को पेट भर खाना भी खिला सकती हो। फिर जादू से पार्लर में ढेर सारी अनाज की बोरियां प्रकट हो जाती है। ये अनाज की बोरियां कभी खत्म नहीं होंगी। तुम इसी तरह लोगों की सहायता करते रहना। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से कंचन ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ गरीब लोगों को रोज मुफ्त में खाना भी खिलाने लगती है। लोगों की भलाई करते हुए और मदद करते हुए वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।